आप सुन रहे हैं विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। आज आप सुनेंगे कहानी अम्मा। लेखक और वाचक स्वर गोपाल वर्मा। चंबल नदी के पुल के ऊपर से झेलम एक्सप्रेस घड़-घड़ करती हुई भागी जा रही थी। लोहे के गार्डर पीछे छूटते जा रहे थे। घना अंधेरा, साए-साए करती तेज हवाएं ट्रेन की खिड़कियों से छनकर आती रोशनी में कभी-कभी नीचे पटरियों को छूती चंबल नदी की तेजी से हिलोरें लेती हुई लहरें दिखाई दे रही थीं। लग रहा था कि झेलम को ही लील जाएगी ये उफनती चंबल। कूपे में कहीं-कहीं से आवाजें आ रही थीं। हे भगवान, रक्षा करना, रहम कर मेरे मौला। और भी न जाने क्या-क्या। आधी रात से भी ज्यादा समय हो चुका था, लेकिन पूरे कूपे में शायद ही कोई सो रहा हो। सब डरे सहमे बैठे थे। 2 दिन पहले के ही न्यूज में था कि अचानक आई तेज बारिश में आधी से ज्यादा मुंबई डूब चुकी थी। वहीं किसी घाटी का पुल बह गया था। लेकिन जिंदगी कहाँ रुकती है। इस ट्रेन की तरह ही तूफानों से, लहरों से जूझती हुई थफेड़े मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस डर से ज्यादा बड़ा डर मुझे इस बात का था कि क्या हुआ होगा घर पर। एकाएक मुझे क्यों बुलाया गया? कहीं अम्मा को? नहीं, आगे का सोचकर ही मन कांप जाता है। तभी सामने की बर्थ से आवाज आई, अकेली हो बिटिया? मैंने नजरें उठा के देखा। बर्थ पर 55-56 साल की एक भद्र महिला लेटी हुई मुझे ही देखे जा रही थी। मैं एक पल चुप रही। तब तक उन्होंने दूसरा सवाल दाग दिया, घर जा रही हो? शायद वो मुझे बहुत देर से देख रही होंगी। इतनी रात को ट्रेन में मुझे अकेला देखकर उनसे नहीं रहा जा रहा था। तब तक तीसरा सवाल भी आ गया, तुम्हारा सामान भी नहीं दिखाई दे रहा है? कहीं कोई समस्या? जब तक वो कुछ और बोलती, तब तक उनके सामने वाली बर्थ से आवाज आई, तुम्हें क्या करना है किसी की समस्या से? चुपचाप लेटी रहो। वो निश्चित ही उनके पतिदेव थे। मैंने बड़े ही सधे हुए शब्दों में उत्तर दिया, कोई बात नहीं अंकल। एक औरत को इतनी रात को अकेले सफर करते देखकर तो सभी को जिज्ञासा होती है। और फिर माँ जी को तो जिज्ञासा से ज्यादा अधिक मेरी चिंता हो रही है ना माँ जी? वो तो उन भद्र महिला की हिम्मत वापस आ गई थी। अच्छे घर की लड़की और अकेले, तो लगा कि एक पल को तो मैं मन ही मन मुस्कुरा उठी। मैंने तो खुद को औरत कहा, लेकिन ये मुझे लड़की कह रही थी। मुझे लगा कि दोष उनका नहीं है, मेरे पहनावे का है। सलवार कुर्ता, जल्दी में दुपट्टा तक लेना भूल गई थी मैं। चूड़ियां और बिछियां तो कब के छूट चुके थे, और फिर नैन नक्श से बहुत छोटी लगती हूं मैं। वो अभी भी मुझे एकटक देखे जा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ससुराल जा रही हूं, अचानक जाना पड़ रहा है। वो आश्वस्त होती हुई बोली, अच्छा ससुराल जा रही हो, कोई इमरजेंसी आ गई होगी, इसीलिए जल्दी में मांग खाली छूट गई। कोई सुहाग का चिन्ह भी नहीं दिखाई दिया ना, कोई सामान भी नहीं है साथ में। तभी उनके पतिदेव खींचते हुए बोले, चुप भी रहो ना, कोई मांग भरे ना भरे तुम्हें क्या करना है, सो जाओ चुपचाप। मांग और सुहाग के बारे में सुनते ही मन पीड़ा से कराह उठा। लगा कि जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया हो। मैंने जोर से अपनी आंखें भींच ली। शायद आंखों से कुछ बहकर बाहर आना चाह रहा था। उस पल जैसे खुद को संभालते हुए उनकी जिज्ञासा मिटाने की कोशिश की। मथुरा से ही तो बैठी हूं माँ जी, ग्वालियर उतर जाऊंगी, इतने से के लिए क्या सामान लेना? माँ जी की जिज्ञासा समाप्त होने के स्थान पर और बढ़ गई थी। पतिदेव की नसीहत भी उन्हें चुप नहीं करा सकी। जब उनसे नहीं रहा गया तो सवाल को घुमाकर पूछने लगी, कौन कौन है ससुराल में? मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, अम्मा है। मेरे उत्तर ने उन्हें चौंका दिया था। आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है।
रंगी है सारी उमरिया उम्मीदवारे। आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है। हर दुख में कोई सुख है। हो आस निराश के रंग रंगी है, रंग रंगी है सारी उमरिया मितवारे। कह गए जोगी ज्ञानी ध्यानी इस जीवन की अजब कहानी, इस जीवन की अजब कहानी। जिंदगी के कई रंग, कहीं छाँव कहीं धूप, कोई जले ना पहचाने ना। कभी सुख तो कभी दुख है, कभी दुख तो कभी सुख है, कभी सुख तो कभी दुख है। हर दुख में कोई सुख है। ओ आस निराश के रंग रंगी है सारी उमरिया मितवारे। अपना सोचा कब होता है, वो जब सोचे सब होता है। अपना सोचा कब होता है, वो जब सोचे तब होता ना ना ना, वो जब सोचे सब होता है। कोई लाख करे शोर, जिसके हाथ में है डोर, उस पे कहाँ चले जोर। कोई जाने ना पहचाने ना। थोड़ा सुख तो थोड़ा दुख है, थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख है, थोड़ा सुख तो थोड़ा दुख है। हर दुख में कोई सुख है। हो आस निराश के रंग रंगी है सारी उमरिया मितवारे। जो भी दुखों से हार न माने, उसका जीवन ही जीवन है। दुख सीता की अग्नि परीक्षा, सुख सीता संग राम मिलन है। दुख सीता की अग्नि परीक्षा, सुख एक झूठी आस किरण है। जीवन दुख ही दुख है ओ मितवारे। अम्मा,
हाँ, मैंने कहा। अम्मा हैं और मैं हूं बस। वो उठने की कोशिश करते हुए कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी उनके पतिदेव की गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी। अब बस भी करो भगवान, लेटी रहो चुपचाप। वो तो चुपचाप लेट गईं, लेकिन गाड़ी से भी तेज घड़-घड़ का शोर अब मेरे भीतर उठ रहा था। हाँ, अम्मा हैं वो, मेरी सासू अम्मा। कितने रूप थे उनके, मैं शायद आज तक समझने की कोशिश ही कर रही हूं। बीती हुई जिंदगी के सफे एकाएक उलट पुलट होने लगे। क्या दिन थे वो, जब रवि बड़े प्यार से ब्याह के लाए थे मुझे उस ग्वालियर वाले घर में। कितने सपने, कितने अरमा रवि का प्यार पाकर उस छोटे से घर में साकार होने लगे थे। वो उठने की कोशिश करते हुए कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी उनके पतिदेव की गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी। अब बस भी करो भगवान, लेटी रहो चुपचाप। वो तो चुपचाप लेट गईं, लेकिन गाड़ी से भी तेज घड़-घड़ का शोर अब मेरे भीतर उठ रहा था। हाँ, अम्मा हैं वो, मेरी सासू अम्मा। कितने रूप थे उनके, मैं शायद आज तक समझने की कोशिश ही कर रही हूं। बीती हुई जिंदगी के सफे एकाएक उलट पुलट होने लगे। क्या दिन थे वो, जब रवि बड़े प्यार से ब्याह के लाए थे मुझे उस ग्वालियर वाले घर में। कितने सपने, कितने अरमा रवि का प्यार पाकर उस छोटे से घर में साकार थी। मैं मथुरा से और रवि ग्वालियर से आगरा आए थे उस सेमिनार के लिए। वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से और मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से थी। भूविज्ञान और पुरातत्व, दो अलग अलग शाखाएं, लेकिन अलग होकर भी एक दूसरे की पूरक। बस हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके भूविज्ञान ने मुझे प्रभावित कर दिया और मेरे पुरातत्व ज्ञान से वो मेरी ओर आकर्षित हुए। उस 3 दिन के सेमिनार में जो हम जुड़े, तो फिर कभी न टूटा। मेरी और रवि की मुलाकातों और बातों का सिलसिला चल निकला। एकाएक जिंदगी इंद्रधनुषी रंगों में रंग गई। प्यार के हिंडोले में झूलने लगी मैं। फिर एक दिन रवि की जिद पर हम प्यार का प्रतीक माने जाने वाले, कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पिताजी को एक दिन पता चल ही गया। उन्होंने तो विरोध किया, लेकिन मेरे कहने पर जब वे रवि से मिले तो उनके सारे गिले शिकवे मिट गए और तब उन्होंने स्वयं जाकर रवि की मां से बात की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पिताजी घर लौटे तो उनका मूड बहुत खराब था। उन्होंने सब बताया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो रवि खड़े थे। रवि ने बताया कि उन्होंने मां को मना लिया है। बस फिर हम दोनों के विवाह के पवित्र बंधन में बांध दिया गया और अगले दिन मैं सकुचाई सी, सिमटी सी लाल जोड़े में उनके घर के आंगन में बैठी थी। मुझे घेर कर लगभग 20-25 औरतें बैठी हुई ढोलक बजा बजाकर गाना गा रही थीं। उन्हीं में से किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे हमारी बहू तो सोने से लदी हुई आई थी घर में। रवि की बहुरिया भी सोना वोना लाई होगी। तभी एक कर्कश सी आवाज ने ढोलक और गाना सब बंद करा दिया। बस बस बंद करो ये सब। कुछ सोना नहीं लाई है जे, बस एक पतली सी अंगूठी, एक छोटी सी नथ और एक हल्का सा गले का सेट भर लाई है जे। मैं अंदर तक सहम गई थी सासू मां की आवाज सुनकर। औरतों की चुहलबाजी भी बंद हो गई थी। एक एक करके सब औरतें अपनी अपनी रस्म अदायगी के तौर पर कुछ कुछ चीजें, पायल, बिछिया, लिफाफा आदि देकर विदा हो रही थीं। मुंह दिखाई की रस्म होते हुए भी कईयों ने बिना मुंह देखे ही लिफाफा पकड़ाया और चली गईं। रवि की चचेरी बहन गुड्डी सबको एक एक स्टील के डिब्बे में 4-4 लड्डू देकर विदा कर रही थी। घूंघट में मुंह छुपाए मैं मन ही मन रो रही थी कि सास के बर्ताव के बारे में जैसा सुनते आए हैं वैसा ही हम मेरे। एक दो दिन तक सारे रिश्तेदार विदा हो चुके थे। सासू मां की नाराजगी का राज गुड्डी ने खोला। वो ये कि सासू मां रवि की शादी पल्लवी से कराना चाहती थी, जो उनके भाई की साली की लड़की थी। रवि के मामा ये रिश्ता लेकर आए थे। इस शादी में अच्छा खासा दहेज मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि पल्लवी के पिता
झांसी के नामी गिरामी वकील थे और पल्लवी उनकी इकलौती बेटी थी। लेकिन मिलते हैं प्यार बन के। एक दो दिन तक सारे रिश्तेदार विदा हो चुके थे। सासू माँ की नाराजगी का राज गुड्डी ने खोला। वो ये कि सासू माँ रवि की शादी पल्लवी से कराना चाहती थी, जो उनके भाई की साली की लड़की थी। रवि के मामा ये रिश्ता लेकर आए थे। इस शादी में अच्छा खासा दहेज मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि पल्लवी के पिता झांसी के नामी गिरामी वकील थे और पल्लवी उनकी इकलौती बेटी थी। लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की एक नहीं चल पाई थी। रवि का प्यार और सासू माँ की कड़वाहट के साथ ही जिंदगी चल पड़ी थी। रवि के कहने पर ही मैं अब सासू माँ को अम्मा कहने लगी थी, लेकिन मन ही मन सोचा करती थी कि अम्मा क्या ऐसी होती हैं? दिन रात ताने, कड़वाहट और सबसे बुराई, जबकि मैं भर रवि की जिद के आगे किसी की एक नहीं चल पाई थी। रवि का प्यार और सासू माँ की कड़वाहट के साथ ही जिंदगी चल पड़ी थी। रवि के कहने पर ही मैं अब सासू माँ को अम्मा कहने लगी थी, लेकिन मन ही मन सोचा करती थी कि अम्मा क्या ऐसी होती हैं? दिन रात ताने, कड़वाहट और सबसे बुराई, जबकि मैं भरसक उनकी सेवा करने की कोशिश कर रही थी। रवि यूनिवर्सिटी से लौटते तो 2-4 शिकायतें जरूर हो जाती थी मेरे खिलाफ, लेकिन राहत की बात यह थी कि रवि ने मुझे कभी भी गलत नहीं समझा। हमेशा यही कहा करते कि अम्मा का नेचर ही ऐसा है, लेकिन दिल की वो बुरी ज्वाइन कर ली तो अम्मा घर में अकेली हो गई। अब कभी कभी मेरे ऑफिस से लौटने पर चाय तैयार मिलती थी मुझे। कभी कभी शाम को आधे से ज्यादा खाना अम्मा बना चुकी होती थी, लेकिन मुझसे नाराजगी बरकरार थी। खासतौर से इतवार को मुझे 2-4 बातें जरूर सुनने को मिल जाती थी। मुझे उनका ये रूप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। शादी को 2 साल बीतते बीते एक ताना और जुड़ गया था, बच्चा न जन्म पाने का। लेकिन अब मुझे उनकी बातें बुरी नहीं लगती थीं, आदत सी पड़ गई थी। समय अपनी गति से चल रहा था। रवि का प्यार ही मेरी जिंदगी था और रवि की अपनी माँ के प्रति पूर्ण निष्ठा मेरे मन में उनके प्रति जलन या द्वेष नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान में वृद्धि ही कर रही थी, क्योंकि मैं भी बचपन से ही अपने माता पिता के। आप सुन रहे थे लेखक और वाचक स्वर गोपाल वर्मा। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।